जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा और इंतजामिया के बीच तनाज़े में कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। दरअसल 5 तलबा के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसको लेकर तलबा मुसलसल एहतजाज कर रहे थे। ताहम आज एहतजाजी तलबा ने इल्जाम लगाया कि जामिया इंतजामिया ने उन्हें किराए के गुंडों से पिटवाया, जबकि सिक्योरिटी अमला खामोश तमाशाई बना रहा। इस बीच कुछ तलबा को गहरे जख्म आए हैं। वहीं जामिया के PRO अहमद अजीम ने तलबा के इल्जाम को खारिज कर दिया है। वाज़ेह है कि ताज़ा इत्तलात के मुताबिक तलबा का एहतजाज जारी है। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। येदियुरप्पा हुकूमत ने रियासत में NRC को नाफिज न करने का ऐलान किया है। अलबत्ता रियासत में मुकीम इमिग्रेंट्स के लिए डेटाबेस बनाने का फैसला जरूर किया है। ज़राए के मुताबिक डेटाबेस में वीजे की मुद्दत कार खत्म होने के बावजूद रियासत में मुकीम तमाम इमिग्रेंट्स और बैरूनी शहरियों का रिकॉर्ड जमा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक डेटाबेस जमा करने से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को ट्रैक करने में हुकूमत को मदद हासिल होगी। बताया जाता है कि कर्नाटक में 800 से ज़ायद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स मुकीम हैं, जो कि रियासती हुकूमत के लिए एक मसला बने हुए हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इसी माह के अवाइल में रियासती वज़ीर दाखिला बसवराज बोमई ने रियासत में NRC नाफिज करने पर गौर खौज करने की बात कही थी, जिस पर अपोजिशन कांग्रेस ने भी मुखालफत की थी। औरंगाबाद शहर में पोलिंग के आखिरी लम्हात झड़प, मारपीट और लाठीचार्ज की नजर हो गए। पुराने शहर में NCP और MIM के दरमियान जो टकराव हुआ, उन वाकयात ने संजीदा तबके को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। दूसरी तरफ औरंगाबाद की 3 सीटों पर कौन बाजी मारेगा, इस ताल्लुक से मुख्तलिफ तबकात की राय हमने जानने की कोशिश की है। पेश है रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर में असेंबली इंतखाबात की पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा, लेकिन मोमिनपुरा और कटकट गेट इलाके में NCP और MIM के बीच टकराव इतना बड़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और पोलिंग के आखिरी लम्हात हंगामों, मारपीट और एहतजाज के नजर हुए। दोनों वाकयात के ताल्लुक से MP इम्तियाज जलील का कहना है कि NCP लीडर की बौखलाहट का नतीजा था। हमने पुलिस को उसी वक्त इन्फॉर्म किया था कि आप इनको कंट्रोल करिए, वरना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उस वक्त कंट्रोल नहीं हुआ। तो बाद में वो लोग दूसरे इलाके में गए, वहां पर जाके हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट करना शुरू कर डाले और हद उस वक्त तक हो गई जब वो हमारे कैंडिडेट के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करे। तो हमने सोचा कि नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब मैं उनको समझाने के लिए गया तो दोबारा हमारे ऊपर फिर हमला करने की कोशिश किए, लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की बरवक्त मुदाखलत और लाठीचार्ज की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस पूरे हंगामे में MIM के मौक़िफ़ पर भी सवाल उठ रहे हैं। शहर के दानिशवरों ने इस हंगामे को शहर की पुरअमन रिवायात के खिलाफ बताया। दानिशवरों और आम शहरियान का कहना है कि सियासी पार्टियों की गिरोहबंदी में नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगना चाहिए। उन्होंने दिखा दिया कि ये 2 कम्युनिटी आके फिर से लड़ाई झगड़े करते हैं और इसका मैसेज जो जाना है वो गलत जाता है। मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन कल जो हुआ वो गलत हुआ, वैसा होना नहीं चाहिए था और उसका असर ये हुआ कि मुझे लगता है 5 बजे के आसपास वो वाक़या रोनुमा हुआ और उसके बाद जो है तो ठिया आंदोलन शुरू हो गया। तो 1 घंटे की वोटिंग उससे मुतासिर हुई, मैं ऐसा मानता हूँ। 1988 से अब तक के औरंगाबाद में पुरअमन माहौल में, खा वो इलेक्शन कारपोरेशन के रहो, MLA के रहो, MP के रहो, बहुत पुरअमन तरीके से चल रहे थे। लेकिन कल ये जो कुछ भी हुआ, ये जीत के नशे में या हार के अफसोस में जो काम किया गया वो बहुत ही अफसोसनाक है। और इस तरह से हमारे नौजवानों का इस्तेमाल करना और उनको भड़काना या करना, हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। औरंगाबाद की तीनों असेंबली सीटों को मजमूई वोटिंग तनासुब 60% से आगे नहीं बढ़ पाया। इससे साफ जाहिर है कि वोटरों में पार्लिमानी चुनाव जैसा जज्बा नहीं देखा गया। इसके बावजूद उम्मीदवारों की किस्मत पर मोहर लग चुकी है। ताहम कौन बाजी मारेगा, इस पर मुतज़ाद तबसरे सामने आ रहे हैं। सियासी माहिरीन की राय कुछ इस तरह से है। जहाँ तक लोकसभा को और विधानसभा को हम कंपेयर करते हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये तीनों भी सीट यहाँ से सेना BJP के पाले में जाने की भरपूर संभावना दिख रही है। जहाँ तक औरंगाबाद सेंट्रल की बात है, यहाँ का माहौल जो पिछले 2014 के असेंबली इलेक्शन और उसके बाद 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो लोगों में
जज्बा देखा गया ख़ास तौर से एमआईएम का, वो देखने को नहीं मिला। देखिए, औरंगाबाद में एक सीट तो एमआईएम के पास ही थी सेंटर की, और एक पूर्व की सीट थी जो इस पर गफ्फार कादरी जो है पिछले बार 3-4 हज़ार वोटों से हारे थे। इस बार का जो मुझे लगता है कि सेंटर में जो है वोट तकसीम हुए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन पूर्व में जो है डॉक्टर गफ्फार कादरी की पोजीशन जो है स्ट्रांग मैं मानता हूँ। औरंगाबाद के तीनों हल्के में सेंट्रल में वैसे से रुखी मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल मुकाबला शायद 2 रुखी हुआ, और इसमें जिसके जो है तो कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की होगी उनको इसका फल मिल सकता है। जिसने सिस्टमेटिक वोटिंग कराई हुई होगी उनको इसका जो है तो फ़ायदा हो सकता है, और कोई भी सीट आओ बहुत कम मार्जिन से आएगी। औरंगाबाद के 2 असेंबली हल्के मशरिक और मगरिब में एमआईएम की कामयाबी का इंहिसार दलित मुस्लिम इत्तेहाद पर है। इसी तरह सेंट्रल असेंबली हल्के में रास मुकाबला बताया जा रहा है। ताहम एमआईएम सेंट्रल हल्के पर अपना तसल्लुत बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये 24 अक्टूबर को ही वाज़ेह हो पाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बंगाल वक्फ बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाए जाने को रियासती हुकूमत ने गर्ज अफसोसनाक बताया, ताहम महकमा बोर्ड की रिपोर्ट वज़ीर आला को भेजने की तैयारी में है। आज रियासती वज़ीर ग़यासुद्दीन मल्ला ने वक्फ बोर्ड पर बदनवानी के इल्ज़ाम को खारिज करते हुए कहा कि बोर्ड तरक्की के कामों को अहमियत दे रही है, जिसकी रिपोर्ट वज़ीर आला को जल्द दी जाएगी। 1 अक्टूबर को कोलकाता दौरे पर आए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ममता हुकूमत में घोटाले को बढ़ावा मिलने का इल्जाम लगाते हुए कहा था कि हुकूमत के कई इदारों समेत वक्फ बोर्ड में भी बदनवानियां हो रही हैं। वज़ीर दाखिला के बयान पर रियासती हुकूमत के वज़ीर ग़यासुद्दीन मुल्ला ने ये सफाई दी और अमित शाह पर वक्फ बोर्ड के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। ওয়াকফ বোর্ডের টাকা 9 বছর তো 34 বছর শিপরা লুটেপুটে খেয়েছে। আমাদের মামাটি সরকার নেত্রী মমতা ব্যানার্জি আসার পর ওয়াকফ বোর্ডে অনেক উন্নতি হচ্ছে। আমাদের চেয়ারম্যান যে সাহেব আছেন গনি সাহেব, তিনি অনেক এক্স জাস্টিস, তিনি ভালোভাবে দেখছেন। আজ ওয়াকফের টাকা নিয়ে আমরা ইমাম ভাতা মুয়াজ্জিম ভাতা প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে পারছি। তো এতদিন কোথায় টাকা ছিল, কোথায় গেল? ব্যাংকের টাকা নেই, কোনো কিছু নেই। আমাদের সরকার আসার পর উন্নতি করার চেষ্টা করছি। তবে হ্যাঁ, সবটা যে করতে পেরেছি এটা আমরা বলতে পারি না। আর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী অমিত শাহ যেটা বলতে রাজনীতির উদ্দেশ্যেই কথা বলছে। मुख्तलिफ सियासी मामलात में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान खुली लफ्जी जंग देखने को मिलती है। ताहम ये पहला मौका है जब अक़लियती इदारों को लेकर ये दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कोलकाता से शबाना एजाज की रिपोर्ट। बंगाल में जराइम की शरह में कमी आई है, ये हम नहीं बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है। रियासती वजीर ग़यासुद्दीन मल्ला ने इसे रियासत के लिए अच्छी खबर बताते हुए कहा कि बीजेपी समेत तमाम अपोजिशन जमातें बंगाल को बदनाम कर रही हैं। ताहम हुकूमत ने जराइम के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बंगाल को तरक्की की राह पर गामजन किया है। এটা জোর দিয়ে বলতে পারি ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলা আইন শৃঙ্খলা হতে পারে, কিন্তু দেনান্দার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অ্যাকশন করছে। এই মার্ডার হচ্ছে দেখবেন 24 ঘন্টার মধ্যে পুলিশ অ্যাকশন করছে। চুরি ডাকাত হতে পারে, কিন্তু বিজেপি তৃণমূল বাদে অন্য কোনো দল এই সমাজটাকে আরো কুলসিত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অপপ্রচার করছে। তারা যৌথভাবে একসঙ্গে থেকে একই ভাষা, বিজেপি যা কথা বলছে কংগ্রেস একই কথা বলছে। আবার যিনি রাজ্যপাল এসছেন তিনিও তাদের হয়ে সাপোর্ট দিয়ে কথা বলছেন। कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल मामले में एक नया मोड़ आया है। जम्मू की अदालत ने इस मामले में क्राइम ब्रांच के कुछ अफसरान के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि इन अफसरान ने पूछताछ में मुलजिम विशाल जंगोट्रा के खिलाफ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया था। नाजरीन, आपको बता दें, विशाल को अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था। इस केस के वकील एडवोकेट अंकुश शर्मा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि जो इस केस में एसआईटी बिठाई गई थी वो बस कस्टोडियल टॉर्चर पर ही मुनज़्ज़म थी और उसकी कार्रवाई सही नहीं थी। अंकुश शर्मा ने कहा कि एसआईटी गलत सबूत जमा कर रही थी, लेकिन अब कोर्ट में हमने दस्तावेजात दाखिल किए हैं, जिसके बाद अदालत ने एसएसपी जम्मू को एफआईआर दाखिल करने का हुक्म दिया है। रसाना रेप केस में एक नया मोड़ आया है। क्या ये मोड़ आया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं एडवोकेट अंकुश शर्मा जी। इनसे हम बात करते हैं। अंकुश जी,
क्या मोड़ आया है, किस तरह आज कोई फैसला आया है जो सिटी जज ने किया है, क्या है इस पर पूरा रोशनी डालें? देखिए, बहुत देर की जद्दोजहद के बाद और सफिशिएंट एविडेंस गैदर करने के बाद हमने आज कोर्ट को ये कन्विंस किया कि एसआईटी जो क्राइम ब्रांच की थी, जो रसाना केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो कस्टोडियल टॉर्चर में इन्वॉल्व थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं थी, इम्पार्शियल नहीं थी, मोटिवेटेड थी और फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर रही थी। उस एविडेंस के आधार पे कंप्लेनेंट्स जो 3 विटनेसेस जिन्हें मारा पीटा गया और फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने के लिए बहुत सारा कुछ किया गया जो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है, उसके आधार पे कोर्ट ने प्राइमा फेशी ये पाया कि 6 के 6 लोग एसआईटी के फॉल्स केस क्रिएट करने में शमूर थे, इन्वॉल्व थे और उनके खिलाफ एसएसपी जम्मू को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं संगीन जुर्मों में और 7 नवंबर 2019 से पहले एफआईआर की कॉपी कोर्ट को सबमिट करके कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के भी आदेश जम्मू एसएसपी को दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू को अब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जम्मू को इसी केस के कारण रेप सपोर्टर्स और रेपिस्ट के समर्थक कहा गया था। ऐसे इसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसके तार बहुत सारे पॉलिटिकल नेताओं और जिहादी तत्वों तक पहुंचेंगे, जिसके बाद जब सच्चाई सामने आएगी तो जो निर्दोष हैं वो भी बाहर आएंगे और जिन्होंने ये सारा प्रपंच रचा वो अंदर जाएंगे और महबूबा मुफ्ती तक इसके तार जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ताकतवर चीज है। सब एसआईटी के खिलाफ ये पाया गया है कि ये फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने में के प्रयास कर रही थी, फॉल्स एविडेंस क्रिएट भी किए इसने और उसमें जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी और जो मटेरियल और एडिशनल मटेरियल सामने आएगा, जैसे ही इसकी पुष्टि होगी अंडर थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा लोगों जो जिन्हें कन्विक्ट किया है उनके एक्विटल का और जिन्होंने ये साजिश रची उनके खिलाफ कार्रवाई होने का। ग्लोबल हिंदू डेफेमेशन कैंपेन चलाया गया इस केस को इस्तेमाल करके, ग्लोबल जम्मू और ग्लोबल इंडिया के अगेंस्ट डेफेमेशन कैंपेन चलाया गया। आपने देखा दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्सनालिटीज को इस्तेमाल करके एक झूठ प्रपंच फैलाया गया। मुझे लगता है जैसे ये डेवलपमेंट हुई है उस चीज़ को अरेस्ट करने में हमें काफ़ी मदद होगी और इसमें महबूबा मुफ्ती का जिहादी एजेंडा था जिसे क्राइम ब्रांच परस्यू कर रही थी। क्राइम ब्रांच इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही थी, एज ए कोलैबोरेटर ऑफ जिहादी फोर्सेस काम कर रही थी और महबूबा मुफ्ती के कंडक्ट से वो साबित भी हुआ। उस समय सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब लीगल रिकोर्स करके हमने एक लेवल तक इस केस को पहुंचाया है और हम ये प्रण भी करते हैं कि इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। थैंक यू। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है, आलूदगी तेजी के साथ बढ़ रही है। इस बीच आलूदगी पर भी सियासत, इल्जाम और तरदीद इल्जाम का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में आम लोगों की तशवीश बढ़ती जा रही है और वो अपील कर रहे हैं कि मरकज और दिल्ली हुकूमत साथ मिलकर काम करे। वाज़ेह कि आलूदगी बढ़ने की सबब से बड़ी वजह से पड़ोसी रियासतों में किसानों के जरिए पराली का जलाना है। इस मामले में दिल्ली हुकूमत कई कदम उठा रही है, मगर बीजेपी का इल्जाम है कि दिल्ली हुकूमत तो उस वक्त जागी है जब हालात नाजुक हो चुके हैं। इतना फैल रहा है कि कुछ पूछो ही नहीं। आए दिन कोई ना कोई बीमारी बच्चों को लगी हुई है, बड़ों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हो सके तो पूरा इनका निष्कासित करना चाहिए। हमें भी आने जाने में दिक्कत होती है, वही हम लोग भी सर्विस वाले हैं तो हमें घर में तो हम बैठे नहीं है तो हमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में। जितना प्रदूषण होगा उतना सांस ज़्यादा ही चढ़ेगा। सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है और कोशिश यही होनी चाहिए कि जो प्रदूषण करने वाली चीज़ें हैं जैसे पटाखे वगैरह हैं उनको ना ही यूज़ किया जाए तो सबसे बढ़िया है। पोल्यूशन को लेके वो तो स्टबल बर्निंग है, आप लोग सारे जानते ही हैं। उसमें उसको रोकने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते दिल्ली सरकार, लेकिन उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए ऑड इवन कर रहे हैं। मास्क्स आने वाले हैं, आने चालू हो गए, लगभग 3 ट्रक पहुंच गए हैं उनके, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे जब आ जाएंगे तो एक साथ बांटेंगे और दिवाली आपके साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी जितने जगह जगह जो कूड़ा जलाया जाता है, धूल जो उड़ रही है, उसके ऊपर एक्शन ले रही है सरकार। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन उत्पन्न होती है उसको काबू करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बहुत कदम उठाए। ऑड इवन कर रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट को बंद कर दिया है, गार्बेज बर्निंग ऑफ लीव्स बंद कर दिए हैं, ग्रीन कवर बढ़ाया जा रहा है, कई प्रकार के कदम उठा रहे हैं, दर्जनों कदम उठा रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, यदि उसके अंदर पराली जलाई जाएगी और इस अक्टूबर नवंबर के महीने में जलाई जाती है, उसका धुआं दिल्ली में आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रदूषण
राज्यों की सीमाएं यानी कि स्टेट बॉर्डर्स को नहीं समझता है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब हो रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और पूरी तरह से पिछले 56 महीनों से सो रहे थे और उनका सिर्फ एक ही काम है, झूठा प्रचार करना और जो केंद्र सरकार ने जो काम किया उसका क्रेडिट लेना। अगर प्रदूषण के प्रति मुख्यमंत्री जी थोड़ा बहुत भी सीरियस होते तो दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी काम करते, लेकिन पिछले 56 महीनों में उन्होंने कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया जिससे प्रदूषण कम हो सके। रिसर्च बता रही है कि जब दूसरी बार ओड-इवन आया था तो उसका पोल्यूशन पर इफेक्ट 0 था, क्योंकि लोगों ने, जिसके पास ओड है उसने इवन गाड़ी खरीद ली, जिसके पास इवन है उसने ओड गाड़ी खरीद ली, तो आपका जो ओड-इवन है वो चल ही नहीं रहा। बेंगलुरु में एक कार हादसे का शिकार हो गई जिसमें ड्राइवर समेत 5 अफराद बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। तेज रफ्तार मारुति कार मस्जिद में दाखिल हो गई। कार बेंगलुरु से आ रही थी और ड्राइवर के तवाजुन खोने की वजह से हादसा पेश आया। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इस हादसे से मस्जिद को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। बेंगलुरु में हजरत सईद यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बगदाद शरीफ से तशरीफ लाए हजरत सईद यकीन शाह वली की दरगाह तकरीबन 300 साल पुरानी है। मजहब इस्लाम की तबलीग अमन व इंसानियत के पैगाम को आम करते हुए आप बेंगलुरु में सुकूनत पजीर हुए। सालाना जुलूस के मौके पर निशान पाक के फाते, नूरानी संदल, जुलूस, महफिल समा और महफिल कवाली, इस तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। 3 दिनों तक जारी रहने वाले उर्स की तक़रीबात में न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि आसपास के लोग शिरकत कर रहे हैं। हमारा तो माशाअल्लाह फर्स्ट दिन नूरानी संदल है, आज निशान की फातिहा होगी, ज़ियाफ़त आम का इंतज़ाम होगा। 4 से 5 हज़ार लोगों को हमें ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किए हैं और कल का प्रोग्राम है। आज ख़वाली भी है, आज रात में ख़वाली भी है। 3 दिन का प्रोग्राम है हमारा। आज निशान के दिन की ख़वाली अंदर करेंगे, कल दूसरे दिन की ख़वाली है, मलेश्वरम से संदल शरीफ आएगा, वहाँ मेन रोड में करेंगे इंशाअल्लाह। बारिश की वजह से अंदर करने के जिम्मेदारी के लिए हैं हम लोग, वो करेंगे करके बहुत लोग आशिक आएंगे, मन्नत मांगेंगे, मन्नत जिन्हें मांगेंगे कोई खाली नहीं जाएंगे यहाँ से। जो भी मन्नत मांगते इंशाअल्लाह, ये इतनी उम्मीद रखो हज़रत यकीन शाह रहमतुल्लाह दरबार में ज़रूर से ज़रूर कामयाब होकर जाएंगे। बेंगलुरु से ही हैं, यहाँ पर जो भी कार्रवाई की जाएगी कोई मज़हब व मिलत का मामला नहीं है, हर एक भी यहाँ पे आते रहते हैं और कोई भी यहाँ पे मिन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। ये सबका यकीन है, जो भी यहाँ पर आएंगे वो सब यही मिन्नत लेके मांग के जाएंगे और मिन्नत पूरी होने के बाद आगे मिन्नत चढ़ाएंगे। जो भी हाजिर आए हैं हाजरीन तमाम पे उनकी नज़र इनायत रहे, उनकी दुआओं में हम तमाम का हिस्सा शामिल हाल रहे। दुआ करते हैं कि सुंदर की बरकत से हम तमाम के हक़ में खैर फरमाए, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के फैसले फरमाए, इस मुल्क के शहर में भाईचारे हमेशा हमेशा कायम रहे, इसके लिए दुआ करते हैं। मरकज की स्कीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या ग्रामीण अभिवृद्धि योजना के तहत गुलबर्गा में अक़लियतों के लिए जॉब मेले का इनेकाद किया गया। मकामी तंजीम हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पटेल मंच के इशराक से उमार फंक्शन हॉल में इस जॉब मेले का इनेकाद किया गया। जॉब मेले में 300 से ज़ायद अक़लियती नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमतों की कई एक स्कीमात से अक़लियतें नावाकिफ़ हैं, जिसकी वजह से वो इससे इस्तिफ़ादा नहीं कर पा रही हैं। अक़लियती रहनुमाओं का कहना है कि लाइल्मी की वजह से अक़लियतें आज तरक्की और रोज़गार की दौड़ में पीछे नज़र आ रहे हैं। इस जॉब का जो भी कंपनियां हैं, इसमें क्या है, जो भी जॉब है इसमें क्या है आप हासिल करिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स है हर वार्ड में, हर गांव में होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम होने से हमारे जितने भी जो 10वीं पढ़कर, जो डिग्री पढ़कर जो बच्चे बैठे हुए खाली बच्चे, ऐसे बच्चों को क्या है मालूम है जॉब मिल गया तो। स्पोकन इंग्लिश, बेसिक IT,
और रिटेल सेल्स एसोसिएट। इस पर हम ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग 3 महीने का होता है और उसके बाद हम कैंपस इंटरव्यू में प्लेसमेंट देते हैं। और इस कैंपस इंटरव्यू में बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स आते हैं, जैसे कि बिग बाज़ार, रिलायंस, स्टार मार्केट, पैंटालून्स, सुपर स्टॉप्स, सब बड़े कंपनी आते हैं और आपको उधर पे प्लेसमेंट दिलाएंगे। ये ट्रेनिंग आके बेंगलुरु में रहेगा, तो आपको इधर से बेंगलुरु पे आके पढ़ना है। तो बेंगलुरु का आपको आने जाने का खर्चा, रहने का, खाना पीना। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। हुकूमत ने मुसाफरीन को सहूलत फराहम करने के मकसद से किराए की बसों को हासिल करने का ऐलान किया है। उसी के तहत टेंडर तलब किया गया था। कल टेंडर दाखिल करने का आखिरी दिन था। हुकूमत ने 1035 किराए की बसों को हासिल करने के लिए टेंडर तलब किया था। कल टेंडर दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। जुमला 10,000 टेंडर्स दाखिल किए गए थे। ज़ायद दरख्वास्तों के सबब लॉटरी के तहत गुत्तादारों का इंतखाब किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक GHMC हदूद में 760 जबकि अजला में 257 किराए की बसें हासिल करने का ऐलान किया गया है। हाईकोर्ट ने चंद दिन कबल हड़ताली मुलाजमीन को तनख्वाह देने की बात कही थी। हड़ताल अदालत में सुनवाई के दौरान हुकूमत ने वाजे किया कि कॉरपोरेशन के पास तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं है। तनख्वाहों की अदायगी के लिए 239 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है, जबकि कॉरपोरेशन के पास सिर्फ 7 करोड़ 49 लाख रुपए हैं। हुकूमत ने अदालत में अपना मौक़िफ़ वाजे किया है कि दशहरा सीजन के मौके पर आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के सबब कॉरपोरेशन को 125 करोड़ का नुकसान हुआ है। कॉरपोरेशन से हासिल होने वाली आमदनी का 58% मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए खर्च किया जाता है। हुकूमत ने अदालत से कहा कि मुलाजमीन की हड़ताल गैर कानूनी है। फरीकीन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई मुकर्रर की है और इस मामले पर जल्द समाअत की अर्जी को खारिज कर दिया है। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन ने गुज़िश्ता रोज 4 लाख मुसाफरीन के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि मेट्रो को आवाम के लिए खोले जाने के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मेट्रो ट्रेनों में सफर करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो गया है, क्योंकि रियासत में RTC की हड़ताल है और मुतबादिल ट्रांसपोर्ट के तौर पर लोग मेट्रो रेल का ज़ायद इस्तेमाल कर रहे हैं और मेट्रो की इजाफी खिदमात चलाई जा रही हैं। मेट्रो रेल ने पीर को 830 ट्रिप्स किए हैं। खास बात इंडिया में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। पीढ़ी दर पीढ़ी